हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूं बेटा। आप लोग को 11th और 12th के सभी सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक भी रुपए कोई बिना चार्ज के मैं आपको बोर्ड लेवल, एनडीए, आईआईटी, इन तीनों एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ए टू जेड सभी सब्जेक्ट का आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पर सीक्वेंस वाइज लेक्चर वीडियो में सिलेक्ट कर दिया हूं, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हैं और अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं बच्चा पार्टी, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोटा में जो पढ़ाया जाता है, जो टॉप 100 बच्चों को जो मटेरियल पढ़ाई जाती है, वो मटेरियल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरी लेक्चर वीडियो, जो लेक्चर वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस लेक्चर वीडियो का सीक्वेंस वाइज वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको प्रॉपर देखिए, हेडफोन लगा लीजिए और उसको नोट करते जाइए बेटा। नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट कीजिए। और आप नोट करके आपका जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दिया हूं, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप वहां पर टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, जो कि क्रॉस इंडिया के लेवल पे है। इंडिया के सभी जगह के बच्चे टेस्ट वहां देते हैं और आप वहां पे रैंक भी पा सकते हैं। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मटेरियल फ्री आपको हम दे रहे हैं, दूसरा बात कि आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री है, कोई एक रुपए का भी चार्ज हम नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं ला रहा हूं बेटा। ये जो जितने भी इंडिया में कोचिंग है, कोचिंग के नाम पे ही पेरेंट्स डर जाते हैं, लाखों लाखों रुपए लिए जाते हैं आपसे, और मटेरियल के नाम पे क्या दिया जाता है आपको भी पता है। मैं आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। अगर आप ये पूरे लेक्चर वीडियो सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं, प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो आप प्लीज आप प्रॉपर इसको नोट्स बना के आप एक अलग से सेपरेट कॉपी बनाइए, उसमें टोटल चीजें नोट कीजिए। एक बात और, मैं आपको टेस्ट सीरीज फ्री में दे रहा हूं और मटेरियल फ्री में दे रहा हूं, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। और क्या चाहिए आपको? बेस्ट मटेरियल, टेस्ट सीरीज फ्री, आपके लिए सब कुछ फ्री कर रहा हूं। तो प्लीज अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज इस आप पूरी लेक्चर देखने के बाद आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, कि जिससे कि, और कम से कम एक फ्रेंड को शेयर जरूर कर देना बेटा। रात के 3 बज रहे हैं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट के तौर पे यही कर सकते हैं, एक दोस्त को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। कर दिए सब्सक्राइब? ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं। हमारा क्वेश्चन है, डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम, द मिडल पॉइंट ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो हमें बोला है कि एक डिस्क है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की कोई डिस्क है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है उस डिस्क का। हमें क्या निकालना है, लीनियर स्पीड निकालनी है जब एक पॉइंट रिम पे होगा यानी कि एंड पे एक होएगा, और एक क्या होगा, एक रेडियस के सेंटर पे होगा यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे सर्कल होएगा, ये हमारा कुछ डिस्क होएगा, वो घूम रहा होगा, तो 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। हमें क्या दे रखा है, हमें एंगुलर स्पीड दे रखी है, उसकी कितनी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, 20 रेडियन पर सेकेंड की। ठीक है, तो हमें ए पार्ट में क्या बोला है, ए पार्ट में बोला है कि लीनियर वेलोस लीनियर स्पीड निकालनी है जब पॉइंट यहाँ पे होएगा। तो यहाँ पे हमें लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच का रिलेशन पता है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से v आ जाएगा हमारा, ओमेगा कितना है, ओमेगा 20, आर क्या 0.1, तो ये आ गया v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी पार्ट में क्या बोला है, जब वो पॉइंट यहाँ सेंटर में होता है रेडियस के, तो बी पार्ट में सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे, ओमेगा आर बस आर चेंज हो जाएगा इस बारी, तो 20 इंटू ये हो जाएगा हमारा 0.1/2, हाफ हो जाएगा उसका,
तो ये आ जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी दो वैल्यूज़, ये जब वो सेंटर में आता है रेडियस के, और ये जब वो रिम पे होता है। हमारा क्वेश्चन है, अ ब्लॉक हैंग्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग रैप्ड ऑन अ डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस which is fixed in a horizontal position. If the angular speed of the disk is 10 radian per second, at some instant, with what speed is the block going down at that instant? ठीक है, हमें क्या बोल रखा है, डिस्क का रेडियस दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। ठीक है, और साथ ही साथ हमें एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है कितनी है, जो कि 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या बोला है, ये डिस्क है, उसके ऊपर ऐसे स्ट्रिंग लपेट रखी है, रेड कलर की स्ट्रिंग है और ब्लू कलर का हमारा डिस्क है। ठीक है, उसके ऊपर ऐसे ब्लॉक लटका रखा है। अब क्या करा, ये ब्लॉक को जब छोड़ा हमने, तो इसकी जो ये जिस स्पीड से नीचे जाएगा, हमें वो स्पीड बतानी कि कितनी स्पीड से ये नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो स्पीड ये इधर से आएगा ऐसे, जिस स्पीड से इधर वी होगी, जो भी स्पीड इसकी जिससे नीचे आएगा ये, यहाँ पे जो स्पीड होगी उतनी स्पीड से ये स्ट्रिंग भी निकलेगी, है ना। जितनी स्पीड से ये नीचे जाएगा उतनी स्पीड से यहाँ पे स्ट्रिंग भी निकलेगी। स्ट्रिंग, अब यहाँ पे देखो, ये जो घूमेगा जिस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से, जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा ये, ठीक है, और ये जो यहाँ से निकलेगा वी, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? देखो, जब भी कोई ऐसे बॉडी रोटेट करती है, तो उसके पास दो वेलोसिटीज़ होती हैं, एक तो एंगुलर वेलोसिटी, साथ ही साथ एक टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। ठीक है, और इसे देखो तो ये भी एक टेंजेंट ही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इसकी जो भी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, वहीं इसी स्ट्रिंग की वेलोसिटी होगी, उतनी वेलोसिटी से स्ट्रिंग भी निकल रहा है ना। तो अब हमें क्या है, हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन जो कि होता है v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना, हमें वेलोसिटी ऑफ इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो बस ओमेगा आर से मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे को, तो 10 इंटू 0.2 दैट इज़ v इक्वल्स टू कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो ब्लॉक नीचे जा रहा होगा और स्ट्रिंग यहाँ से निकल रही होगी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, द सरफेस डेंसिटी मास अपॉन एरिया of a circular disc of radius a depends on the distance from the center as rho equals to a plus br. Find its moment of inertia about the line perpendicular to the plane of disc through its center. ठीक है, हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस कितना हमारे पास a है, और हमें एक इक्वेशन दे रखी है जो कि क्या है, रो एज फंक्शन ऑफ r इक्वल्स टू क्या दे रखा है, a प्लस बी आर। ठीक है, ये हमें रो की इक्वेशन दे रखी है, यानी कि डेंसिटी की इक्वेशन दे रखी है। अब हमें क्या बोला है कि एक डिस्क है, ठीक है, उसके सेंटर से पास होती हुई एक्सिस बनाते हैं। पहले जो क्वेश्चन में बोला है कि सेंटर से पास हो रही है एक एक्सिस, ठीक है, ये वो डिस्क है, उसके सेंटर से एक एक्सिस पास कर दी मैंने, इसका रेडियस कितना है a। हमें क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब देखो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको पूरे का निकालना है तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक स्मॉल मास कंसीडर कर लेता हूँ, कितना, डीएम मास। ठीक है, और उस डीएम मास का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, डी आर। ठीक है, ये स्मॉल एक स्ट्रिप मैंने कंसीडर कर ली इस पूरी डिस्क में, ठीक है, जिसको मैं डी आर बोल देता हूँ, और इसका मास होगा डीएम। ठीक है, तो अगर ऐसी मैं जीरो से लेके ए रेडियस तक ये डी आर कंपोनेंट्स जो हैं, ये स्ट्रिप्स हैं, इनको कंसीडर करके इन सबको ऐड कर लूँ, तो मेरे पूरे जो डिस्क है उसका आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं इसका एरिया लिखूँ, इसका एरिया क्या होगा, देखो 2 पाई आर डी आर। ठीक है, देखो इसका लेंथ क्या होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर क्या होगा, इंटू डी आर आ जाएगा हमारा एरिया, 2 पाई आर डी आर एरिया आ गया। ठीक है, अब अगर इसका स्मॉल मास लिखूं, यानी कि जो डीएम है, जो ये स्मॉल कंपोनेंट लिया ना, स्ट्रिप लिया पतली सी, तो उसका मास डीएम होएगा, वो क्या होएगा, एरिया इंटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास अपॉन एरिया, तो डीएम मास कितना हो गया, एरिया इंटू डेंसिटी, तो डीएम कितना आ गया, एरिया हमारे पास कितना है
2 पाई आर डी आर, और रो कितना हमें ए प्लस बी आर दे रखा है इंटू एरिया 2 पाई आर डी आर। ठीक है, ये डी एम आ गया। अब आई हमें पता है आई क्या होता है, यहाँ पे हम स्मॉल ले सारी चीज़ें छोटी क्वांटिटी में ले रहे तो आई भी छोटी क्वांटिटी में होगा, सिर्फ इसके लिए डी आर के लिए। तो इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी एम होता है, एम आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे डी एम हमारा हमने डी एम कंसिडर करा है तो डी एम लेंगे। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी एम, इंटीग्रेशन होगी इसकी। ठीक है, तो अगर मैं लिमिट्स कंसिडर करूँ, वैल्यूज पुट कर देते पहले, आर स्क्वायर डी एम के क्या है हमारा ए प्लस बी आर। ठीक है, ए प्लस बी आर 2 पाई आर डी आर, इंटीग्रेशन 0 से ए तक लिमिट होगी, है ना, 0 से लेके ए तक रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो 0 से ए तक इसकी लिमिट्स होंगी। तो यहाँ से आई विल बी इक्वल्स टू, आई हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आई आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 पाई, इसमें से पहले कांस्टेंट बाहर निकालने का तो 2 पाई बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, ए आर क्यूब प्लस बी आर की पावर 4 डी आर, और इसकी लिमिट होगी 0 से लेके ए। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करने पे ये आ जाएगा 2 पाई ए आर रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस बी आर की पावर 5 अपॉन 5, और लिमिट 0 से लेके ए। ठीक है, यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 पाई ए। अब लिमिट्स पुट करेंगे तो ये तो एक वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी, और इसमें पुट करने के बाद ये आ जाएगा ए स्मॉल ए की पावर 4 अपॉन 4 प्लस बी ए की पावर 5 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारे पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज exerted at 30 degree to a wrench at a distance of 18 centimeter from the nut, it is just able to loosen the nut. What force F would be sufficient to loosen it if it acts perpendicular to the wrench at 16 centimeter from the nut? ठीक है, हमें क्या बोला है कि ये नट है और नट से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे, आप अगर बुक में देखोगे तो इसका अच्छा डायग्राम मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर की दूरी पे 30 डिग्री एंगल पे 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है, और हमें बताना है कि कितनी फोर्स हमें यहाँ पे और लगानी पड़ेगी जो 16 मीटर दूर है, ताकि नट लूज़ हो जाए। ठीक है, सफिशिएंट कितनी फोर्स होगी। तो अगर मैं इसका टॉर्क निकाल लूँ फर्स्ट फोर्स का जो 30 डिग्री पे है, तो देखो ये तो टॉर्क से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारा। ठीक है, हमें एक फोर्स चाहिए होगा, ये तो परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो अब ऐसा तो है नहीं कि इसको थोड़ा ऐसे टिल्ट करके 8 सेंटीमीटर को हम ऐसे निकाल लें, ये पॉसिबल नहीं है। पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख सकते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट होगा ये वाला, ये लिख सकते हैं। ये कितना होगा, ये अगर 6 न्यूटन और थीटा हमारा इस तरफ है तो ये 6 कॉस 30, और ये क्या हो जाएगा 6 साइन 30। ठीक है, तो कंपोनेंट आ गया हमारा, तो लिख सकते हैं हम 6 साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 8 का, यानी कि 24 न्यूटन सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा टॉर्क 1। ठीक है, अब टॉर्क 2 जब इसके लिए निकालेंगे, हमने जो ये टॉर्क निकाला है वो इसके इक्वल होना चाहिए, इसका और इसका प्रोडक्ट के, है ना। देखो टॉर्क 2 जो होएगा हमारा वो 16 इंटू एफ होना चाहिए, है ना, और टॉर्क हमें पता है कि कितना लग रहा है 24 का, तो इसको इक्वल्स टू 24 कर दो, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एफ़ की वैल्यू। तो एफ़ कितना हो जाएगा 24/16, यानी कि 3/2, या फिर एफ इक्वल्स टू 1.5 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एफ की वैल्यू। हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शोन इन फिगर अबाउट द पॉइंट ओ। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला, ये फिगर दे रखा है हमें,
और इस पे ऐसे फोर्सेस लग रही हैं, हमें टॉर्क बताना है ओ पे, ठीक है। तो देखो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ बच्चे इसका बस डायग्राम देख के कॉम्प्लिकेशन में डर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो ये साइड है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जो भी काम चलेगा उसमें उसको मैं पॉजिटिव मानूंगा इस क्वेश्चन में, और जो हमारा क्लॉकवाइज चलेगा उसको नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं 15 न्यूटन ने कितना फोर्स लगाया, ठीक है। 15 न्यूटन का देख लेते हैं, टॉर्क ड्यू टू 15 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फोर्स हमारा ये लग रहा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स से पॉइंट पॉइंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है। तो इसके और इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ लाइन को, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊँ तो ये आ गया मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स के लॉन्ग, ठीक है। तो देखो अगर ये एंगल 37 है और ये 15 है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, सॉरी ये वाला क्या होगा हमारा, इसको जब हम वो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 साइन 37 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 15 साइन 37 डिग्री इंटू डिस्टेंस कितना है 6, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 15 इंटू 3/5, साइन 37 की वैल्यू हमें पता होती है 3/5 है, इंटू 6, तो ये आ गया हमारा 54 न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं हम टॉर्क ड्यू टू 5 न्यूटन, इसके इसकी वजह से जो टॉर्क होएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जब लग रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं क्योंकि ये उसी पॉइंट की डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो मतलब फोर्स टॉर्क ड्यू टू 5 न्यूटन इज 0, ठीक है। अब देख लेते हैं 20 न्यूटन की वजह से, 20 न्यूटन की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। देखो 20 न्यूटन जो है हमारा, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो कितना 150 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाऊँ इस लाइन के लॉन्ग, इस लाइन के, तो देखो ये हमारा जो एंगल होगा ये क्या बन जाएगा, ये एंगल जो है ये तो हमारा 90 बन जाएगा, ठीक है। अब 150 में से 90 चले गए तो मतलब ये एंगल कितना बचा हमारे पास 60 डिग्री, है ना। तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो मैं इस कंपोनेंट को क्या बोल सकता हूँ, 20 के इस कंपोनेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, 20 cos 60 डिग्री, है ना। 20 cos 60 डिग्री कितना होएगा 10, तो टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन फोर्स कितना हो जाएगा 10 इंटू 4, दैट इज 40 न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो अगला टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन फोर्स, इसकी वजह से, अब देखो इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो नेगेटिव होएगा। अभी तक मैं एंगल्स जो थे वो सारे ऐसे ले रहा था, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब नेगेटिव आएगा पहले तो, माइनस फोर्स हमारा 10 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें सीधा सीधा पता है इस बार, ठीक है। तो ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है इसमें, -10 इंटू 4 दैट इज -40 न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है हमें टोटल निकालना पड़ेगा, यानी कि नेट नेट टॉर्क निकालना पड़ेगा हमें। तो टी नेट जो होगा हमारा वो क्या आएगा 54 प्लस 0 प्लस 40 -40, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा ये आ गया 54 न्यूटन सेंटीमीटर, है ना। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, चेंज करके टी नेट जो उसको लिख सकते हैं हम 0.54 न्यूटन मीटर, ठीक है। इसको मीटर में चेंज कर लिया आंसर को, तो ये आ गया हमारा टोटल टॉर्क। हमारा क्वेश्चन है अ फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 kg मीटर स्क्वायर इज रोटेटेड अबाउट अ स्पीड
of 60 radian per second. Because of the friction at the axle, it comes to rest in 5 minutes. Find A, the average torque of the friction, B, the total work done by the friction, C, the angular momentum of the wheel 1 minute before it stops rotating. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम गिवन लिखे, क्या क्या गिवन है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले गिवन है 5 kg मीटर स्क्वायर, उसके बाद हमें एंगुलर स्पीड दे रखी है जो कि कितनी है 60 रेडियन पर सेकेंड, हमें टाइम बोल रखा है 5 मिनट, 5 मिनट यानी कि कितने 300 सेकेंड्स, ठीक है। और हमें क्या बोल रखा है, जो हमारा ओमेगा है वो रेस्ट पे आ चुका है, यानी कि एंगुलर स्पीड वो लास्ट में रेस्ट पे आ चुका है। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो एक फ्लाई व्हील है, ठीक है, फ्लाई व्हील स्टार्टिंग में मूव कर रही है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में इतने एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, पर फ्लाई व्हील में फ्रिक्शन की वजह से वो 5 मिनट में रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है। तो हमें अलग अलग चीज़ें निकालनी, जैसे टॉर्क, वर्क डन और एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जो भी गिवन हमें बोला है निकालने को, वो निकालना है हमें, ठीक है। तो ए पार्ट देखो, ए पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, टॉर्क निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आई अल्फ़ा, ठीक है। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है अल्फ़ा, एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर वो स्टार्टिंग में किसी स्पीड से चल रहा था और फिर बाद में वो रेस्ट पे आया, तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से वैसे भी रिटार्डेशन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे था माइनस फाइनली जिस स्पीड रेस्ट पे माइनस इनिशियली जिस स्पीड पे था, और टाइम का चेंज कितना हुआ है 300 सेकेंड्स का, ठीक है। यहाँ पे फिर ये आ जाएगा हमारा, ये कट गया तो ये आ गया 1/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस जो है वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिटार्डेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टॉर्क लिख सकता हूँ, कितना आया टॉर्क का वैल्यू मेरा, ये आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 गिवन है, ये हमने निकाला 1/5 यानी कि 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टॉर्क यानी कि ए पार्ट। अब बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में क्या बोल रहा है देखते हैं। बी पार्ट में कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, वर्क डन। बी पार्ट कह रहा है द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क फ्रिक्शन कितना वर्क डन कर रहा है। अब हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, वर्क डन हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब देखो जो चेंज होएगा काइनेटिक एनर्जी में वो क्या आएगा, इनिशियली तो वो हाफ आई ओमेगा की काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहा था, उसके बाद उसमें वो रेस्ट पे आ गया, यानी कि वो वैल्यू पूरी जीरो होगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता ही ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है हमें, ये आ जाएगा हमारा वर्क डन इक्वल्स टू 1/2 इंटू आई, हमें 5 गिवन है, ओमेगा स्क्वायर 60 यानी कि 60 का स्क्वायर। तो यहाँ से वर्क डन जो आएगा हमारा, वर्क डन आएगा 9000 जूल या फिर 9 किलो जूल, ठीक है। ये आ गया हमारा बी पार्ट यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब सी पार्ट में क्या बोला, सी पार्ट में बोला हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। सी पार्ट में क्या बोला है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अब एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फाइनल ओमेगा, यानी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बोला है एंगुलर मोमेंटम जो है वो 1 मिनट बिफोर निकालना है, यानी कि 1 मिनट पहले, यानी कि जो टाइम होगा हमारा वो रेस्ट पे कितने 5 मिनट में आ रहा था, तो रेस्ट में 1 मिनट पहले आने से यानी कि 4 मिनट, 4 मिनट की बात कर रहा है, यानी कि 260 सेकेंड्स, सॉरी 240 सेकेंड्स, ठीक है। 240 सेकेंड्स पे निकालना हमें कि उसका ओमेगा कितना है, एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यही होएगा ना। तो यहाँ इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो ये आएगा 60 माइनस हमारा अल्फ़ा कितना 1/5, ठीक है,
और टाइम हमें कितना गिवन है 240। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा ये 12 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ओमेगा आ गया हमारा 12 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितना है हमारे पास, एल इक्वल्स टू 5 × 12 यानी कि 60। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। हमारा क्वेश्चन है, अ व्हील ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड of 100 revolution per minute. When the motor is turned off, neglecting the friction at the axle, calculate the force that must be applied tangentially to the wheel to bring it to rest in 10 revolutions. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, देखो हमारा ओमेगा नॉट कितना है, यानी कि इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है 100 RPM। ठीक है, यानी कि 100 × 2π/60 रेडियन पर सेकेंड, है ना, ये होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 10π/3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड में निकाल लिया, और फाइनली वो किस में आ रहा है, रेस्ट में आ रहा है। फाइनली वो रेस्ट में आ गया तो 0, और थीटा हमारा कितना हो जाएगा 10 रेवोल्यूशंस बोला है, 10 रेवोल्यूशन में रुकना चाहिए, यानी कि 20π रेडियन थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं। अल्फ़ा क्या आएगा हमारा, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने पे क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू 100 π² / 9 प्लस 2 × अल्फ़ा × 20π। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगा -5π/18 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या क्या है, रिटार्डेशन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें पता है, जो कि क्या होता है, I इक्वल्स टू ½ mr²। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद I इक्वल्स टू हाफ, मास कितना है 10 kg, रेडियस उसका है 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, तो 0.04 स्क्वायर करके आ जाएगा। तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा 0.2 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आई आया हमारा, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, हमें हमारा टॉर्क किसके इक्वल होता है, आई अल्फ़ा के, और साथ ही साथ टॉर्क और किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा रेडियस है, क्योंकि जो फोर्स है वो टेंजेंशियली लग रहा है व्हील पे, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर के रिस्पेक्ट में रेडियस ही होगा। तो यहाँ से ये आ गया हमारा आई अल्फ़ा इक्वल्स टू आई अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, बस अब इक्वेट करना है हमें, इक्वेट करके वैल्यू लिख दो जो भी आएगी। तो ये होगा, फोर्स हमें निकालना है, रेडियस हो जाएगा 0.2 इक्वल्स टू 0.2 × 5π/18। तो ये आ जाएगा हमारे पास, फोर्स आ गया हमारा 5π/18 यानी कि 0.87 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर, जो टेंजेंशियली फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू है 0.87 न्यूटन। हमारा क्वेश्चन है, a cylinder rotating at an angular speed of 50 revolution per second is brought in contact with an identical stationary cylinder. Because of the kinetic friction, torque acts on the two cylinders, acting the stationary one and accelerating the stationary one and decelerating the moving one. If the common magnitude of the acceleration and deceleration be 1 revolution per second square, how long will it take before the two cylinders have equal angular speed? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो, कि हमारे पास दो सिलेंडर है जिनको जिनको कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है, और उनमें से एक हमारा 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जब इसके कांटेक्ट में लाएगा तो फ्रिक्शन की वजह से ये भी मूव करना कुछ स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जब ये मूव कर रहा है इससे और ये मूव कर रहा है, तो ये कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन की वजह से देखो इसकी स्पीड कम होगी और इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, है ना।
तो हमें एक्सेलरेशन बोल रखा है कि दोनों की कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए। इसमें डिसलेरेशन होगा -1 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। और इसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए कितना, 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। तो इनिशियली ये 0 पे था और ये 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड पे था। तो देखो फिर हमें पूछा कि कितने टाइम बाद इन दोनों की स्पीड कॉमन हो जाएगी, ठीक है, यानी दोनों एक ही स्पीड से चलेंगे। तो देखो जब 1 सेकंड गुजरेगा तो इसकी कुछ स्पीड बढ़ेगी, 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 ऐसी टाइम निकलेगा तो इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो देखो इन दोनों का कॉमन डिस्टेंस कब आएगा? अब जब ये 25 पे होएगा, जैसे पहले 50 पे है, ये 0 पे है, फिर कुछ टाइम गया तो ये 49 और ये 1 पे आ जाएगा, फिर ये 48 और ये 2 पे, ऐसे करते 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 25 पे पहुंचेगा। जब ये 25 पे होगा तब ये भी 25 पे होगा। अगर उससे आगे गया, जैसे ये 26 पे पहुंच गया तो ये कितने 24 पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या, कॉमन जो इनका वेलोसिटी आएगा वो कौन सा आएगा, वो होगा 25 सेकेंड्स, ठीक है, 25 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो अगर मैं आपको बताऊं, जो ये हमारा एक्सेलरेशन है ये क्या है, 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में ये 1 रेवोल्यूशन ले रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो देखो 0 टाइम पे और हर सेकंड से मतलब इतनी, हर सेकंड से उसकी इतनी वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब यही है ना कि 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या, हर सेकंड उसकी इतनी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो मतलब तब जब टाइम 0 था, ये फर्स्ट के लिए है, ठीक है, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, और ये सेकंड की बात करें तो जब टाइम 0 था तो ये 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड की स्पीड से जाएगा, और ये 0, सॉरी ये पर सेकंड है। तो टाइम जब 1 सेकंड आ जाएगा तब ये 49 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और टाइम जब 2 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जब टाइम हमारा 25 सेकेंड्स होएगा तब जाके इसकी स्पीड 25 हो जाएगी, यानी कि इसकी स्पीड भी 25 होगी। तो जो हमारा 25 सेकेंड है वो है हमारा आंसर कि 25 सेकेंड्स पे उन दोनों की स्पीड कॉमन हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन है, a light rod of length 1 meter is pivoted at its center and two masses of 5 kg and 2 kg are hung from the ends as shown in figure. Find the initial angular acceleration of the rod assuming that it was horizontal in the beginning. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है, ऐसे एक लाइट रॉड है, 1 मीटर की लेंथ है और ऐसे मास वगैरह लगा रखा है, हमें इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एल इसकी लेंथ दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है पूरी टोटल। तो ये सेंटर से पिवट कर रखा है तो ये L/2 हो जाएगा हमारा, यानी कि हाफ। तो यहाँ से इतना हाफ और ये भी हमारा L/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 kg का मास है, यहाँ पे 5 kg का मास है, तो ये रोटेट कैसे करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, हमें इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे मैं अगर एफ बी डी बनाऊँ इसका, तो इसको क्या करते हैं, इसको मास 1 मान लेते हैं, इसको मास 2 मान लेते हैं। तो इसकी 5 kg वाली की अगर मैं पहले बनाऊँ तो ये मेरा 5 kg वाला मास 1 M1, ठीक है। तो देखो इस पर फोर्सेस कैसे लगेंगी, नीचे एक तो M1G लगेगा, है ना, और ऊपर हमारा लगेगा स्ट्रिंग की वजह से टेंशन, जिसको T1 टेंशन बोल देता हूँ। और ये कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये भारी है तो ये नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, जो कि कितनी होगी, अल्फ़ा L/2, है ना। अल्फ़ा आर होती है तो आर यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी इक्वेशन अगर लिखूँ तो इक्वेशन क्या आएगी, M1G माइनस T1 इक्वल्स टू M1 अल्फ़ा L/2, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगर मैं सेकेंड वाले का FBD बनाऊँ मास 2 का, तो इस पे फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी, इस पे भी टेंशन T2 पर लेगा इसमें, और नीचे M2G, और ये जाएगा ऊपर ए एक्सेलरेशन से, जो कि कितना होगा, अल्फ़ा L/2, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा हमारा T2 माइनस M2G इक्वल्स टू M2 अल्फ़ा L/2, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो अगर मैं टॉर्क को बैलेंस करूँ इन दोनों, इस डायग्राम में टॉर्क को बैलेंस करने पे क्या आएगा, देखो टॉर्क इस साइड हमारे कितना है T,
फोर्स हमारा T1 है, L/2 हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इधर वाला ज़्यादा है तो पहले ये माइनस ये वाला, तो T2 L/2, ठीक है, इक्वल्स टू टॉर्क हमारा किसके इक्वल होता है, आई अल्फा के। अब यहाँ पे आई तो हमारे ज़ीरो होगा क्योंकि जो रॉड है वो लाइट है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, तो 0 इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से ये किसके इक्वल होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो T1 L/2 इक्वल्स टू T2 L/2, ये L/2 से L/2 गया, यानी कि T1 इक्वल्स टू T2, ठीक है। ये एक हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 1 और 2 है, इक्वेशन 1 और 2 है उसको ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा m1g माइनस T1 प्लस T2 माइनस m2g इक्वल्स टू m1 अल्फ़ा L/2 प्लस m2 अल्फ़ा L/2। तो ये तो दोनों इक्वल है, यहाँ पे निकालने तो मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे आप एक दूसरे से, तो ये किस अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, अल्फ़ा आ जाएगा 2m1 माइनस m2 अपॉन L m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हमारा अल्फ़ा आ गया, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो ये 2 5 - 2/1 इंटू 7, ठीक है। तो एक जी भी है शायद यहाँ पे, हाँ यहाँ जी भी है, बाहर कॉमन लेके जी भी आएगा, तो यहाँ पे जी मल्टीप्लाई कर दो 9.8, तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ जाएगी सॉल्व करके 8.4 मीटर पर सेकेंड, मीटर नहीं सॉरी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होएगा, ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, सपोज द रॉड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज़ अ मास ऑफ 1 kg डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ, फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, फाइंड द टेंशन इन द सपोर्टर्स टू द ब्लॉक्स ऑफ मास 2 kg एंड 5 kg, ठीक है। तो हमारे पिछले क्वेश्चन में कुछ रॉड था, मास वगैरह था, पिछली बारी वो रॉड जो था वो मास मतलब लाइट था, तो हमने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ले लिया था। इस बार उसका कुछ मास है जो हमें 1 kg दे रखा है, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका 0 नहीं होगा, ठीक है। हमारे पिछले क्वेश्चन में कुछ इक्वेशंस बनी थी जो कि कुछ ऐसी थी, m1g माइनस T1 इक्वल्स टू m1 अल्फ़ा L/2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। और एक इक्वेशन बनी थी जो कि थी T2 माइनस m2g इक्वल्स टू m2 अल्फ़ा L/2, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है। और हमने क्या करा था, अगर टॉर्क बैलेंस करूँ मैं, पिछले क्वेश्चन में हमारा टॉर्क इक्वल्स टू 0 हो गया था क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 था, पर इस बार नहीं होगा। तो T1 इक्वल्स टू L/2 माइनस T2 इक्वल्स T1 L/2 इंटू T1 L/2 माइनस T2 L/2, तो ये हमारा किसके इक्वल होएगा इस बार, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, T1 माइनस T2, यहाँ से L/2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारा ये किसके इक्वल होता है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 अल्फ़ा, ठीक है। हमारे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 होता है, तो यहाँ से देखो एक L से L गया, यहाँ से ये गया 6 आया यहाँ पे, तो हमारा T1 माइनस T2 किसके इक्वल आ गया, ये आया हमारा ml अल्फ़ा बाय 6, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करता हूँ, तो देखो क्या आएगा मेरा, m1g माइनस T1 प्लस T2 माइनस m2g प्लस T1 माइनस T2 इक्वल्स टू m1 अल्फ़ा L/2 प्लस m2 अल्फ़ा L/2 प्लस m अल्फ़ा बाय 6, ठीक है। तो यहाँ से ये तो कट रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमन लेके हमारा आ जाएगा m1 माइनस m2
जी इक्वल्स टू अल्फ़ा एल बाई टू m1 प्लस m2 प्लस m बाई थ्री। तो ये इनमें से कॉमन आ गया, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये आ जाएगा हमारा 2m1 माइनस m2 जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m बाई थ्री मल्टीप्लाइड एल। ठीक है, तो ये जो हमारा अल्फ़ा का वैल्यू है, इसमें अगर हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए पार्ट का आंसर। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 5 माइनस 2 इंटू 9.8 अपॉन 1, 5 प्लस 2 प्लस 1 बाई थ्री, ये किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा हमारा आ जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या बोला है, टेंशन्स निकालनी है। तो टेंशन्स की वैल्यू जो है, जो भी वैल्यूज आई है हमारी, वो पुट कर दो इक्वेशंस में 1 और 2 में। m1g माइनस t1 इक्वल्स टू m1 अल्फ़ा एल बाई टू था हमारा, तो यहाँ पे 5 इंटू 9.8 माइनस t1 इक्वल्स टू 5 इंटू 8 इंटू 1 बाई टू। तो टेंशन हमारा यहाँ से आ जाएगा, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 29 न्यूटन। और ये दूसरा इक्वेशन क्या था, T2 माइनस m2g इक्वल्स टू m2 अल्फ़ा एल बाई टू। तो यहाँ पे T2 इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8 प्लस 2 इंटू 8 इंटू 1 बाई टू। तो T2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 27.6 न्यूटन। तो ये थे हमारे आंसर्स। ये हमारा T1 टेंशन आ गया दोनों स्ट्रिंग्स में, और ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। हमारा क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग इज रैप्ड ऑन अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 kg मीटर स्क्वायर and radius 10 centimeter and goes through a light pulley to support a block of mass 2 kg as shown in figure. Find the acceleration of the block. ठीक है, यहाँ पे ऐसे पुली लगा रखा है और एक स्मॉल पुली है। तो ये 10 सेंटीमीटर का रेडियस है और इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है। तो रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दे रखा है 0.2 kg मीटर स्क्वायर, और कुछ दे रखा है, और ये एक मास है 2 kg का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे क्या होएगा, ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाना स्टार्ट करेगा, और क्योंकि देखो ये पुली जितनी खुलेगी उतनी ही स्ट्रिंग रिलीज होएगी। ठीक है, उतनी ही रिलीज होएगी, तो ये इसका भी एक्सेलरेशन ए ही होएगा जितने से ये निकलेगा। अगर इसका एक्सेलरेशन अल्फ़ा है तो देखो इनके बीच में रिलेशन पता है हमें, तो ए इक्वल्स टू अल्फ़ा आर होएगा हमारा, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से ये तो निकाल लिया हमने। अब देखो टेंशन इनमें क्या होगी, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, और इधर भी टेंशन टी। ठीक है, टेंशन टी सेम रहेगी हर जगह। अब देखो अगर मैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ये हमारा 2 kg वाला ब्लॉक है। इसमें फोर्सेस देखो, ऊपर टेंशन टी और नीचे mg लगेगा, और ये नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये हो जाएगी mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। ठीक है, अब अगर मैं पुली का बनाऊं, पुली का इक्वेशन कैसे होएगा, पुली में फोर्स कौन से लग रहे हैं, देखो टेंशन टी लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और क्या है, इसका रेडियस आर है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो टॉर्क टेंशन इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू आई अल्फा हो जाएगा हमारा। ये टॉर्क है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। तो यहाँ से टी इंटू आर, अल्फा हमारा क्या है, ए बाई आर। तो टी हमारा यहाँ से कितना आ गया, टी इक्वल्स टू आई बाई ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस टी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें अगर, तो देखो क्या आएगा हमारा, एम जी
माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम जी इक्वल्स टू एम ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर। तो ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा एम जी बाय एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, बस वैल्यूज पुट करनी है मास वगैरह की। तो ये 2 इंटू 9.8 अपॉन 2 इंटू 0.2 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 0.89 मीटर, सॉरी हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई हमारी 0.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन है द डिसेंडिंग पुली शोन इन फिगर हैज़ अ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.20 kg मीटर स्क्वायर। द फिक्स्ड पुली इज लाइट एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट्स मास इज 1 kg। ठीक है, यहाँ पे हमें पुली और ऐसे ब्लॉक दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो मान लो कि मैं इसका मास जो है m बोल देता हूँ और इसका स्मॉल m। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं टेंशन्स ड्रॉ करूँ, टेंशन क्या होगा, ये इधर टेंशन और इधर, इसको मैं क्या बोलता हूँ, T1 टेंशन बोल देता हूँ। ये स्ट्रिंग सेम है तो ये भी T1, इसको T2 टेंशन बोल देता हूँ। ठीक है, अब जब ये ऐसे नीचे आएगा, रोल करेगा, तो ये वाला तो स्टेशनरी है, ये नीचे नहीं आने वाला, तो यही वाला रोल करेगा। तो इसको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, ये अल्फ़ा से नीचे आ रहा है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग कितनी ए से आ रही है। तो अगर ये अल्फ़ा ये ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा आर, है ना। तो देखो अगर ये ए से आ रहा है और ये इधर से फिक्स्ड है, तो इसकी एक्सेलरेशन जो होगी ए, वो कितनी होनी चाहिए, वो 2 अल्फ़ा आर होनी चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे टेंशन T1, अब यहाँ पे हमें रेडियस जो दे रखा है 20 सेंटीमीटर बोल रहा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रखा है उसका 0.20 kg मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर एफ बी डी बनाऊँ, पहले पुली का एफ बी डी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा मास है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट पे जो हमारा टॉर्क है वो इक्वेट करेंगे हम। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे मेरा T2 टेंशन है और क्या है, T1 टेंशन, और इधर सेंटर से mg लगेगा। तो इस पॉइंट पे जब हम लगाएंगे टॉर्क, तो देखो mg की वजह से mg इधर लग रहा है। ठीक है, सेंटर से लग रहा है, तो उसका पॉइंट से कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, r। तो ये हो गया mgr, और जा भी नीचे रहा है तो mgr आएगा पहले, तो माइनस उसके बाद क्या आएगा, T1 2r। ठीक है, ये 2r दूरी पे है। इस पॉइंट पे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। ये फ़ायदा था यहाँ पे लगाया, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया ताकि हमें T2 निकालना ना पड़े, T2 यूज़ ना करना पड़े इक्वेशन में। ठीक है, ये एक फ़ायदा होता है, ये आपको देख के क्वेश्चन को समझ के लगाना पड़ेगा कि कहाँ लगाने से मेरा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसका ये तो हो गया टॉर्क, और टॉर्क किसके इक्वल होता है, आई अल्फ़ा के। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस पर, ये हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर अल्फ़ा। ये 3/2 mr स्क्वायर कहाँ से आया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया। अब अगर मैं ब्लॉक का एफ बी डी लिखूँ, तो उस पर देखो क्या हो रहा है, इधर लग रहा है टेंशन T1 और ये एक्सेलरेशन से जा रहा है कितनी, 2 अल्फ़ा आर से, और ये कितनी ए एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पे T1 इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, m 2 अल्फ़ा आर के, है ना। T1 किसके इक्वल हो गया, m 2 अल्फ़ा आर। अब देखो, अब इस वैल्यू को T1 की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँ अगर, तो क्या आएगा, mgr माइनस स्मॉल m 2 अल्फ़ा आर इक्वल्स टू 3/2 mr स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो क्या आया,
इसको सॉल्व करेंगे अगर फर्दर तो ये आ जाएगा हमारा mgr माइनस 4m अल्फ़ा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आर यहाँ से ये एक और ये एक, तो ये आ गया एम जी इक्वल्स टू 3/2 एम प्लस 4m मल्टीप्लाइड आर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हुआ 3/2m प्लस 4m आर अल्फ़ा। तो यहाँ से आर अल्फ़ा अगर मैं निकालूँ तो आर अल्फ़ा इक्वल्स टू एम जी अपॉन 3/2 एम प्लस 4m, और 2 दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अगर तो ये आ जाएगा 2r अल्फ़ा इक्वल्स टू 2mg अपॉन 3/2 m प्लस 4m। अब देखो 2r अल्फ़ा इसका एक्सेलरेशन है जो कि हमें निकालना है, जो स्मॉल m वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन 2r अल्फ़ा है, हमें निकालना है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारे पास मास नहीं गिवन, तो मास हमें निकालना पड़ेगा। मास कैसे निकाल सकते हैं, देखो I इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं I की वैल्यू पुट करूँ 0.2, हाफ m हमें पता नहीं, आर स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा हमारा, एक से ये एक कट गया और यहाँ पे ये कटेगा, तो ये m आ जाएगा हमारा, हम यहाँ से लिख लेंगे 10, मास 10 आ गया। तो बस अब तो बस वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 2r अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 9.8 अपॉन ये हो गया 3/2 इंटू 10 प्लस 4। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आया 2r अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है द पुली शोन इन फिगर हैज़ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स एक्सिस, assuming the inclined planes to be frictionless, calculate the acceleration of the 4 kg block। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमारा 4 kg ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला पुली दे रखा है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये ऐसे ट्रायंगुलर वो है, ट्रैक है, और इस पे पुली लगा रखा है और इस पे 2 kg और 4 kg वाला मास है। यहाँ पे अगर मैं टेंशन्स ड्रॉ करूँ तो इधर T1 टेंशन बोल देता हूँ मैं इसे, और इधर T2 टेंशन, डायरेक्शन कोई भी ले लो एक ही बात है। ठीक है, तो ये वाला हमारा भारी है, तो हमारा जो मोशन होगा वो कुछ ऐसे होएगा, ये ए अल्फा एक्सेलरेशन से जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी ए, ये अल्फा एक्सेलरेशन से जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे ए आर। ठीक है, और ये भी ए एक्सेलरेशन से जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें रेडियस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इनका एफ बनाऊँ तो ये ब्लॉक 2 kg वाला ब्लॉक, सॉरी 4 kg वाला ब्लॉक मान लेता हूँ मैं इसे। तो इस पे फोर्सेस देखो, इधर तो होगा कौन सा m1 g साइन थीटा। ठीक है, इसे मैं m1 बोल देता हूँ और इसे m2 बोल देता हूँ। तो इधर m1 g साइन थीटा और इधर क्या हो जाएगा हमारा T1, और ये a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन जो आएगी वो क्या आएगी, वो होगी m1 g साइन थीटा माइनस T1 इक्वल्स टू ma। ठीक है, अब अगर दूसरे पार्टिकल के बनाए हम, यानी कि दूसरे 2 kg वाले की, तो 2 kg वाले की जो है वो कैसे दिखेगी, इधर T2 और इधर m2 g साइन थीटा। ठीक है,
और इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगी हमारी T2 माइनस M2G साइन थीटा इक्वल्स टू MA। ठीक है, अब अगर मैं पुली का इक्वेशन बनाऊं, पुली का देखो तो ये हमारा पुली है, ठीक है, और इस पे T2 इधर और T1 इधर, ठीक है। अब मैं अगर इस पे टॉर्क को बैलेंस करूं तो ये होगा T1R माइनस T2R, आर कॉमन ले लेते हैं पहली, R, और ये किसके इक्वल होगा, आई अल्फा के, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सॉरी आई T1 माइनस T2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये R इधर चल जाएगा तो A/R²। अच्छा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया शायद, हाँ यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो A/R² होएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब इनको, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, इसको सेकंड, और इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ। अब इन सब इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्लस टू प्लस थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, M1G साइन थीटा प्लस T1, सॉरी माइनस T1 प्लस T2 माइनस M2G साइन थीटा प्लस T1 माइनस T2, इसकी इक्वल हो जाएगा ये M1A प्लस M2A प्लस IA/R², ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, ये तो कट जाएंगे, तो क्या बचा देखो, M1 माइनस M2G साइन थीटा इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस I/R² A, ठीक है। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, उन सबको उधर ले जाओ, तो A हमारा कितना आ जाएगा, M1 माइनस M2G साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I/R²। इनमें वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करके क्या आएगा, 2 × 10 × 1/√2 अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 0.5 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है हमारी A की वैल्यू इसको सॉल्व करके आएगी 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमारा क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड मास ऑफ 16 kg is resting against a vertical wall making an angle 37 degree with it. The vertical wall is frictionless but the ground is rough. An electrician weighing 60 kg climbs up the ladder. If he stays on the ladder at a point 8 meter from the lower end, what will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground? What should be the minimum coefficient of friction फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू वर्क सेफली, ठीक है। हमें यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे लैडर है 10 मीटर की और ये वर्टिकल के साथ 37 डिग्री बना रही है, तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी ये 53 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि ये नीचे से 8 मीटर की ऊंचाई पे कोई बंदा इलेक्ट्रिशियन चढ़ के काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से 8 मीटर है तो ऊपर से कितना आएगा 2 मीटर, है ना, यहाँ से 2 मीटर और नीचे से 8 मीटर। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि उसका नॉर्मल फोर्सेस क्या होंगी, और हमें क्या बताना है कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होनी चाहिए ताकि वो सेफली काम कर सके, ठीक है। तो पहले तो देखो, अगर मैं इसमें नॉर्मल फोर्सेस बनाऊँ, नॉर्मल फोर्सेस कहाँ कहाँ होंगी, एक तो ये होगी नॉर्मल फोर्स हमारी जो लैडर को मिल रही होगी, इसको एन बोल देते हैं, ठीक है। और यहीं पे देखो ये जो लैडर है ये यहाँ जाने की कोशिश करेगी, ये हमें बोल रहा है कि ये फ्रिक्शन वाली सरफेस है, ठीक है। तो लैडर जब ऐसे है
तो इस पे कोई चढ़ेगा तो ये ऐसे स्लाइड होने की कोशिश करेगी। तो अगर ये इधर जा रही है तो इसको फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी? इस डायरेक्शन में, है ना? इसको लगेगी इधर फ्रिक्शन, जो कि किसके इक्वल होता है? म्यू एन के, ठीक है? अब देखो और एक जगह फ्रिक्शन लग रही है, कहाँ पे? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे भी तो फ्रिक्शन लगेगी क्योंकि ये इसके कॉन्टैक्ट में है। इसको मैं एन डैश बोल देता हूँ, ठीक है? इस फ्रिक्शन को एन डैश बोल देता हूँ। अब यहाँ पे वो बंदा खड़ा है, उसका नीचे mg आएगा कुछ, है ना? उसका नीचे कोई mg आएगा, और एक ये जो लैडर है इसका अपना खुद का भी कुछ होगा मास, तो इसको मैं स्मॉल m बोल देता हूँ, ठीक है? तो हमें सबसे पहले तो पूछा नॉर्मल क्या होएगा, तो हमें इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो वर्टिकल फोर्सेस को वो कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो इधर तो देखो सिर्फ एन है, नीचे के डायरेक्शन में m प्लस स्मॉल m जी, एम जी प्लस कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी होएगा। मैंने जी कॉमन ले लिया, तो बस अब इसमें तो वैल्यू पुट करनी है, 60 प्लस 16.9.8। तो पहला तो आ गया हमारा, पहला नॉर्मल आ गया 745 न्यूटन, ठीक है? अब दूसरा नॉर्मल, इसके लिए एन डैश एन डैश है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे टॉर्क लगा देते हैं, ठीक है? इस पॉइंट पे टॉर्क लगाते हैं, तो उसके बाद इक्वेशन देखो मेरी क्या बनेगी, एन डैश इंटू 10 कॉस 37। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ ना, ये पूरा 10 है, ये 37 है, तो 10 कॉस 37 इक्वल्स टू एम जी 8 कॉस 53, ठीक है? समझे? एम जी 8 यानी कि यहाँ से, ये देखो, ये यहाँ से होएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 8 कॉस 53, ठीक है? और एक स्मॉल एम जी का, इसका भी यहाँ से होएगा, ठीक है? तो ये होगा प्लस एम जी 5 कॉस 53, ठीक है? तो यहाँ से देखो एन डैश कितना आ जाएगा यहाँ पे, m इंटू 8 प्लस m इंटू 5 जी कॉस 53 डिग्री, ठीक है? अपॉन ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 कॉस 37 डिग्री, ठीक है? तो यहाँ से एन डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42 जी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 42 जी। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, 42 इंटू 9.8, तो यहाँ से एन डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 412 न्यूटन, ठीक है? ये तो आ गई हमारी कुछ वैल्यूज़ नॉर्मल की, जो हमें निकालनी थी। दो नॉर्मल की वैल्यूज़ थी, नॉर्मल की वैल्यूज़ तो निकाल दी। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है कि कितना मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट होएगा, ठीक है? तो देखो म्यू एन जो होएगा इक्वल्स टू एन डैश होना चाहिए, है ना? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल कर दी मैंने, ये वाले फ्रिक्शन इसके इक्वल होना चाहिए ताकि सेफली काम कर सके, तो ये इसके इक्वल होएगा। तो यहाँ से म्यू 76 जी टोटल मास, नॉर्मल नॉर्मल किसके इक्वल होएगा, टोटल मास और जी, टोटल मास 76 इंटू जी इक्वल्स टू 42 जी। तो जी से जी कैंसिल हुआ, यहाँ से म्यू हमारा कितना आ गया, 0.553। तो ये है हमारा मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमें पूछा था सेफली काम करने के लिए। हमारा क्वेश्चन है, फिगर शोज अ रफ ट्रैक अ पोर्शन ऑफ विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, with what minimum linear speed should a sphere of radius small r be set rolling on the horizontal part so that it completely goes round the circle on the cylindrical part। ठीक है, हमें बोल रहा है कि ऐसे ट्रैक है और उसके एंड पे ऐसे सिलेंड्रिकल वो है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है? जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। हमें बोला है कि ये एक स्फेयर है, ठीक है? सॉलिड स्फेयर है जिसको हमने कुछ मिनिमम वेलोसिटी देनी है इस हॉरिजॉन्टल पार्ट में ताकि ये सर्कल को कंप्लीट कर ले। वो कितने वेलोसिटी होगी ताकि सर्कल कंप्लीट कर ले, हमें ये निकालना है, ठीक है?
तो अगर यहाँ पे देखो इसका सर्कुलर पाथ स्टार्ट कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ कहीं पे जब ये होगा, जब ये स्फेयर यहाँ कहीं पे होगा तब इसका स्टार्ट होगा। इस पॉइंट पे मान लो मैंने इसकी वेलोसिटी बोल दी v, ठीक है। फिर जब ये यहाँ पे जाएगा, अगर ये एक बार यहाँ से पार हो गया, एक बार अगर ये यहाँ से पार हो गया तो इसका मतलब ये कंप्लीट कर लेगा सर्कल अपना, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी मैं बोल देता हूँ कि लेट से v नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का, ये हो जाएगा हमारा 2r-r, है ना। इसका भी अपना खुद का कुछ रेडियस है, तो ये डिस्टेंस ये हुआ ना 2r-r। यहाँ से r-r, फिर यहाँ से r-r, यानी कि 2r-r, तो ये डिस्टेंस हो गया r-r। अब मैं क्या करता हूँ, इस जगह को पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मान लेता हूँ, ठीक है, यानी कि इस लाइन पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, क्योंकि वी वेलोसिटी थी तो काइनेटिक एनर्जी थी। वो यहाँ पे जब पहुँचा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी और साथ ही में कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी सारी सारी किस में चेंज होगी, थोड़ी सी पोटेंशियल और थोड़ी सी काइनेटिक में। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूँ इसकी तो क्या आएगा देखो। तो पहले तो जब वो यहाँ पे पहुँच चुका है तब तो उसके पास mgh है और साथ में उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है वी नॉट की वेलोसिटी वजह से, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि ये हमें आगे यूज़ होगा, देखो यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, इससे पिछले क्वेश्चन में भी शायद यूज़ हुआ था, ठीक है। तो देखो ये जो है ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है स्फेयर की। टोटल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वी नॉट वेलोसिटी की वजह से उसके पास लीनियर तो होगी, साथ में रोटेशनल भी होगा, रोटेट भी तो कर रहा है। तो वहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर वो उसको यूज़ करके आप निकाल लोगे तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखो इनिशियली क्या काइनेटिक एनर्जी थी उसकी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी हाफ नहीं, ये भी 7/10 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो वही रोटेशन हो रहा है ना, तो 7/10 एम वी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर लिखूँ h कितना है 2r-r इक्वल्स टू 7/10 एम वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपना। अब देखो, अब अगर मैं इसका एफ बी डी बनाऊँ, इस पॉइंट पे एफ बी डी बनाऊँ इसका, इस पॉइंट पे, तो देखो एक तो इसका नीचे एम जी लग रहा है और साथ ही में नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और जब ये ऐसे घूम रहा है तो इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रही होगी बाहर की तरफ, जो कितनी होगी एम वी नॉट स्क्वायर बाय r-r, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रही होगी, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी एम जी प्लस एन इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन r-r। अगर देखो उसने जस्ट सर्कल कंप्लीट करना तो हमारा n क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब एम जी इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय r-r। तो यहाँ से m तो m कट गया, तो वी नॉट क्या आ गया हमारा जी r-r अंडर रूट में, ठीक है। अब इस वी नॉट की वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट करें हम तो क्या होगा देखो, एम जी टू r-r इक्वल्स टू 7/10 एम वी स्क्वायर माइनस जी r-r। तो यहाँ पे m से m कट गया और ये 2 बाहर है, ठीक है। तो m से m कटा तो ये हो जाएगा हमारा, इसको बस अब सॉल्व करना, हमारे पास फिर वैल्यू आ जाएगी इसकी v की, जो मिनिमम वेलोसिटी होगी उसकी। तो ये हो जाएगा 2g r-r इक्वल्स टू 7v² / 10 माइनस 7g/10 r-r, ठीक है।
तो ये हो गया 2g r माइनस आर इक्वल्स टू प्लस, इसको इधर ले आते हैं, 7/10 g r माइनस आर इक्वल्स टू 7v² अपॉन 10। तो ये हो जाएगा हमारा 27g r माइनस आर अपॉन 10 इक्वल्स टू 7/10 v²। तो 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से v² की वैल्यू आ गई हमारे पास, v की लिख लेते हैं। तो v की वैल्यू आई हमारे पास 27/7g r माइनस आर अंडर रूट होल। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है ये हमारी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। इतनी तो चाहिए ही चाहिए ताकि वो क्या हो, सर्कल कंप्लीट कर ले अपना पूरा। हमारा क्वेश्चन है, फिगर शोज अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ मास स्मॉल m रोलिंग डाउन द लूप ट्रैक। द बॉल इज रिलीज्ड ऑन द लीनियर पोर्शन ऑफ अ वर्टिकल हाइट h from the lowest point. The circular part shown has a radius capital R. Find the kinetic energy of the ball when it is at a point A where the radius makes an angle theta with the horizontal. B. Find the radial and tangential accelerations of the center when the ball is at A. Find the normal force and frictional force acting on the ball if h is 60, r is 10, theta is 0 and m is 70 ग्राम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसे ट्रैक है और हमें क्या निकालना है, ए पॉइंट पे, ए पार्ट पे निकालना है, ए पॉइंट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस लाइन को ज़ीरो पोटेंशियल लाइन बोल दूँ, यानी कि यहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले तो वो रेस्ट पे था, उसे रिलीज़ करा है, फिर वो यहाँ ए पे कुछ पे आया। तो यहाँ पे देखो अगर वो रेस्ट पे था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो होगी उसकी, है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, हमें क्या निकालना है, ए पॉइंट पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो देखो जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, यहाँ पे कौन सी एनर्जी थी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी ड्यू टू एच हाइट, है ना। फिर जब वो यहाँ पे आया और जब वो ए पे पहुँचा तब भी उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, पर इस बार साथ में उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पहले अगर देखो ये आर है, ये भी आर होएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, और ये भी तो हमारा आर ही है ना, ये भी आर है। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस आर साइन थीटा, यहाँ से इतना है ना, यहाँ से यहाँ तक का आर प्लस आर साइन थीटा होगा हमारा डिस्टेंस। तो देखो हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी की इक्वेशंस लिख सकते हैं यहाँ से, जो कितनी होगी, ए पार्ट कर रहे हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इनिशियली वो रेस्ट पे था और इसके पास mgh कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, बाद में इसके पास कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और इसके पास अभी भी पोटेंशियल एनर्जी है एक, जो कि है mgr1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, कितनी होगी इसकी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी mgh माइनस आर साइन थीटा, ये होगी इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इतनी काइनेटिक एनर्जी इसकी होएगी ए पॉइंट पे, जो हमें ए पार्ट में पूछा है। ठीक है, अब बी पार्ट में देखो क्या पूछा है, बी पार्ट में पूछा है कि फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ द सेंटर व्हेन द बॉल इज एट ए। मतलब बॉल जब ए पे होती है तब हमें रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, dv/dt, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होता है dv/dt, और जो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन होता है, या फिर उसे बोल दे हम, इस केस में क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो क्या होता है v²/r, है ना।
सिर्फ इस केस में बोल रहा हूँ मैं। तो ये दो टेंजेंशियल हमारा डी बाई डी टी हो जाएगा और रेडियल हमारा वी स्क्वायर बाई आर होगा। ठीक है। अब देखो जब बॉल को रिलीज करते हैं तो बॉल भी तो कुछ रोटेट कर रही होगी अपना, मतलब बॉल उसने बोला है रोल डाउन कर रही है, तो रोल डाउन कर रही है इसका मतलब क्या, रोल करेगी तो उसके पास कुछ ओमेगा भी होगा। ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है हमारा डी डी थीटा बाई डी टी। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसके लिए स्फेयर के लिए मैं क्या बोल देता हूँ डी थीटा बाई डी टी, जो ये पर्टिकुलर इंस्टेंट है इसके लिए मैं क्या बोल देता हूँ ओमेगा है उसका। ठीक है। तो यह हमें आगे काम आएगा इसलिए मैंने अभी लिख दिया ये। अब यहाँ पे देखो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है स्फेयर की, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या होगी उसकी 7/10 mv²। ठीक है। 7/10 mv² उसकी ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर यहाँ पे इतनी काइनेटिक एनर्जी है तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी के। सॉरी, अगर यहाँ पे मतलब काइनेटिक एनर्जी है तो ये पोटेंशियल और जो हमने निकाला था ये रहा फाइनल काइनेटिक, मतलब यहाँ पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसके इक्वल होनी चाहिए ए पॉइंट पे, है ना। तो इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो 7/10 mv² mg h माइनस आर साइन थीटा, है ना। ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये भी हमने ए पॉइंट पे निकाला है ये। तो यहाँ से देखो एम से एम तो कट गया, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आया v², इसको उधर ले जाओ, यहाँ पे v² कल्ला बच जाएगा फिर। तो v² क्या बचा 10/7 g h माइनस आर साइन थीटा। ठीक है। हाँ ये ठीक है। तो ये v² की वैल्यू आ गई। अब हमारा देखो रेडियल में क्या था v² बाय आर था, तो इसको अगर v² बाय अगर इसको r दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे हम तो हमारा आ सकता है। तो एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा v² बाय आर, तो यहाँ पे r भी मल्टीप्लाई करा देते हैं तो g बाय आर h माइनस यहाँ से r कॉमन ले लेता हूँ मैं r1 + साइन थीटा। ठीक है। तो इसमें से r अंदर ले जाते हैं, इस r को अंदर ले जाते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/7 g h/r माइनस ये बचा 1 + साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में। तो ये आ गया हमारा टेंजेंशियल रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है। क्या आया रेडियल, अभी रेडियल एक्सेलरेशन आया, अभी टेंजेंशियल भी निकालना। रेडियल में लिख लेता हूँ एक बार अच्छी तरह। तो जो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन आया वो क्या है 10/7 g h/r माइनस 1 + साइन थीटा। ठीक है। ये आ गया हमारा रेडियल एक्सेलरेशन। अब हम निकालेंगे टेंजेंशियल क्या देखो टेंजेंशियल मैंने क्या लिखा था ऊपर, टेंजेंशियल होता है हमारा dv/dt, है ना, dv/dt। तो यहाँ पे जो हमारी v की ये इक्वेशन आई है इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें हम तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, ये हमारा हो जाएगा 2v dv/dt विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो बाहर लिख लेते हैं 10g/7 और माइनस आर कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस जो आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है एक्सेलरेशन में, ये माइनस जो है ये क्या बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है रेडियल के। ठीक है। अगर जैसे मान लो रेडियल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो टेंजेंशियल इधर होगा, या फिर टेंजेंशियल इधर है तो ये इधर होएगा। तो दोनों को किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो, बस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको डिफ्रेंशिएट करके तो ये आ गया v² वाली वैल्यू को। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो ऊपर मैंने लिखवाया था डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होगा हमारा, तो ये हो जाएगा देखो ये dv/dt तो हमारा टेंजेंशियल हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इक्वल्स टू
माइनस 10g/7, तो ये हो गया r cos ओमेगा, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा लिख लिया। तो यहाँ से देखो क्या आया मेरा ओमेगा, ओमेगा को मैं क्या लिख, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, मतलब रीअरेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई क्या करना, रीअरेंज कर लेते हैं इसे। देखो रीअरेंज करके इस पर क्या आएगा, 2v80 इक्वल्स टू माइनस 10g/7 कॉस थीटा ओमेगा आर। यहाँ पे देखो अगर उसने बोला कि रोलिंग हो रही है, ठीक है, रोलिंग के केस में हमें पता है कि क्या होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तो ये v और ये ओमेगा आर कट सकता है, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंशियल की वैल्यू आ गई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, ये हो गया, यहाँ से ये 2 भी कटना है, 2 भी काट देते हैं यहीं पे, आसानी रहेगी। तो 5/7 कॉस थीटा जी कॉस थीटा, ठीक है, -5/7 जी कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे आ गया। अब देखो हमें क्या पूछा है सी पार्ट में, सी पार्ट में क्या पूछा है, सी पार्ट में बोला है हमें फ्रिक्शन वगैरह की वैल्यूज़ निकालनी है, यानी कि फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों निकालना है, ठीक है। तो देखो जो हमारा ये वाला पॉइंट था यहाँ पे, जिस तरह रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, तो जब वो ए पॉइंट पे नहीं, उसने बोला थीटा ज़ीरो होना चाहिए, थीटा ज़ीरो कहाँ पे होगा, यहाँ पे है ना। तो देखो यहाँ पे उसे नॉर्मल ऐसे मिल रहा है, ये नॉर्मल मिल रहा है, और उसे बाहर की तरफ एक mv² मिल रहा है, mv²/r, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसे क्या मिल रहा है, और नीचे एक mg मिलेगा, ठीक है, और mg मिलेगा। तो देखो एक एक्सेलरेशन में मान लेता हूँ उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि ऑपोजिट मैंने रेडियल और उसके ऑपोजिट मानी है, तो टेंजेंशियल में यहाँ पे बोल देता हूँ, तो इस एक्सेलरेशन की वजह से भी एक फोर्स होगी उसमें, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं हम नॉर्मल की फोर्स, नॉर्मल की क्या बन रही है, नॉर्मल हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, mv²/r के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे v²/r अगर देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल तो हमने देखा था क्या बना था हमारा, m इंटू 10g/7 h/r -1 प्लस साइन थीटा, यही बना था हमारा रेडियल एक्सेलरेशन। बस यहाँ पे बस वैल्यूज़ पुट करनी है अब। तो मास हमें कितना 70 ग्राम दे रखा है, तो 0.07 इंटू 10 इंटू 9.8/7 इंटू, देखो एच हाइट हमें कितनी बोली है 60 सेंटीमीटर, रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर बोला है, थीटा हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो 60/10 -1, तो 60/10 6 -1/5 हो जाएगा, और सेंटीमीटर में था तो मीटर में चेंज करने के लिए अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कट गया और ये कटा, ये इससे कटा, तो हमारे पास नॉर्मल की जो वैल्यू आई वो आएगी 4.9 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल का जो वैल्यू आया वो कितना है, 4.9 न्यूटन। अब क्या है, नॉर्मल निकाल लिया हमने, अब हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन में देखो पीछे बनाया था मैंने, mg नीचे लग रहा था, और फ्रिक्शन देखो अगर उसका वेट नीचे है तो फ्रिक्शन उसे ऊपर की तरफ लेगा, है ना। तो फ्रिक्शन क्या आएगा, mg माइनस एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा था तो उसकी वजह से भी कुछ फोर्स होगा। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है अब, तो पॉइंट टेंजेंशियल हमारा एक्सेलरेशन कितना आया था, mg माइनस m, टेंजेंशियल कितना था, ये प्लस हो जाएगा हमारा, वो भी तो वो नेगेटिव था ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो उसका नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, फिर क्या है 5/7 मल्टीप्लाइड 5/7 जी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा थीटा ज़ीरो है,
m कितना है 0.07 इंटू 9.8 प्लस 0.07 इंटू 5/7 इंटू जी 9.8। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा हमारे 0 है तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फ्रिक्शन भी। हमारा क्वेश्चन है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 0.50 kg इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द surfaces in contact is 2/7. What maximum force can be applied at the highest point in the horizontal direction so that the sphere does not slip on the surface? ठीक है, तो हमें हमें यहाँ पे क्या बोला है, ये एक स्फेयर है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर है जिसका मास हमें दे रखा है कितना, मास बोला हुआ हमें 0.5 kg है, और हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 2/7 इसके और सरफेस के बीच में। ठीक है, ये सरफेस है हमारा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम कितना फोर्स लगा सकते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम कितना फोर्स लगा सकते हैं ताकि ये स्लिप ना करे। ठीक है, स्लिप ना करे का मतलब क्या है, ये रोल करता रहे। इनके बोलने का मतलब है कि अगर स्लिप नहीं कर रहा तो मतलब क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ताकि इसमें कोई वो ना हो, ठीक है, स्लिप ना करे ये। तो देखो जब हम इस पे एफ लगाएंगे, ठीक है, जब हम इस पे एफ लगाएंगे, देखो ये आगे तो जाएगा ही। ठीक है, आगे कैसे जाएगा, इस पे टॉर्क कैसे जनरेट होएगा, ऐसे। ठीक है, टॉर्क की वजह से अल्फा जनरेट होएगा इसमें, और साथ ही में इसका आगे भी एक्सेलरेशन कुछ होगा सेंटर ऑफ मास का, जिसको ACOM बोल देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर इस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे ये फोर्स इधर लगाएगा तो फ्रिक्शन इसका किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन इसका इधर लगेगा, है ना, फ्रिक्शन इसका इधर लगेगा। फ्रिक्शन अगर इधर लगाए तो ये अपोज करेगा कुछ, है ना। तो यहाँ पे हमें ये निकालना है कि इसका एफ कितना मैक्सिमम एफ कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका रेडियस भी हमें दे रखा है कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज़ इन्होंने रोलिंग का बोल रखा है, तो रोलिंग में क्या होगा, अगर रोलिंग बोला है तो ACOM हमारा अल्फ़ा आर के इक्वल होना चाहिए, है ना, ACOM हमारा अल्फ़ा आर के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ, फोर्स की इक्वेशन लिखूँ, तो F प्लस स्मॉल f इक्वल्स टू M ACOM होगा। ये तो कोई भी कर सकता है ना, सिंपल है ये तो। ठीक है, तो यहाँ से ACOM कितना होगा हमारा, ACOM कितना हुआ, F प्लस स्मॉल f बाय स्मॉल m। ठीक है, अब अगर मैं टॉर्क की इक्वेशंस लिखूँ, अब देखो अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखूँ तो क्या होगा मेरा, टॉर्क का इक्वेशन देखो क्या बनेगा, ये होगा एफ आर प्लस स्मॉल एफ आर इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, है ना, यही होना चाहिए। तो यहाँ से एफ प्लस एफ इंटू आर, आर कॉमन ले लिया, आई हमारा 2/5 mr² अल्फ़ा होगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से एक आर से एक आर उड़ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एफ प्लस स्मॉल एफ इक्वल्स टू 2/5 m ACOM। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह मैंने ACOM डाल दिया। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारा क्या था, अल्फ़ा आर, है ना, तो यहाँ से हमारा आर कट गया, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे ACOM की भी वैल्यू डाल दो। यहाँ पे अगर हम ACOM की भी वैल्यू डालें 2/5 m ACOM हमारा क्या है, ये रहा F प्लस F बाय m। ठीक है, तो यहाँ से एक m ये गया, और क्या, और कुछ कट रहा है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5F
प्लस 5f इक्वल्स टू 2f प्लस 2f। तो ये आ गया 7f इक्वल्स टू 3f, या फिर फ्रिक्शन इक्वल्स टू 3f/7। ठीक है, तो ये तो आई फ्रिक्शन की वैल्यू। अब यहाँ पे जो ये फ्रिक्शन की वैल्यू आई है, देखो स्लिपिंग और रोलिंग ये किस पे डिपेंड करते हैं? मेनली ये फ्रिक्शन पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ओमेगा अपोज होगा। ठीक है, उसके बाद ही वो वैल्यूज इक्वेट होंगी। तो यहाँ पे देखो हमारा जो ये फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन होगा अगर रोलिंग के लिए है, तो लेसर देन इक्वल टू म्यू एस एम जी होना चाहिए, है ना। रोलिंग के टाइम पे तो म्यू एस ही लगता है ना, तो ये इससे कम होना चाहिए या तो इसके इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे निकाला कि ये 3f/7 है इक्वल्स टू, तो देखो हम इसको इक्वेट करेंगे अगर, तो μs/7 म्यू एस एम जी, है ना। तो यहाँ से f कितना हो गया हमारा, स्मॉलर देन इक्वल टू 7/3 म्यू एस एम जी। तो हमें ये पता लग गया कि या तो इससे छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इक्वल वाली केस ले लूँ तो मेरा मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स इतना होना चाहिए। इसके बाद होगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ 7/3 म्यू एस एम जी होगा वो। ठीक है, तो अगर इसमें मैं वैल्यूज पुट करूँ 7/3, तो म्यू एस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, 2/7। ठीक है, इंटू मास हमें 0.5 दे रखा है, इंटू जी एज इट इज़ रख देता हूँ। ठीक है, तो एफ मैक्स कितना आ गया, ये इससे कटा, और ये सॉरी ये 15 नहीं है ना, अच्छा 5 है, ये नहीं कटेगा, ये बाय 3। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, ये इधर से पॉइंट हटा के 10 लिखा, तो ये 2 आया इधर, और ये 2 से 2 कट गया, इधर 3 ऐसे ही है। ठीक है, तो क्या बचा गया है g/3, यानी कि 3.33 न्यूटन के समथिंग ऐसे आएगा। ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम फोर्स आया वो इतना लगा सकते हैं कि इसके बाद ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, इसके बाद हमारा रोलिंग नहीं करेगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर इज सेट इनटू मोशन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस with a linear speed v in the forward direction and an angular speed v/r in the anti-clockwise direction as shown in figure. Find the linear speed of the sphere A when it stops rotating and B when slipping finally ceases and pure rolling starts. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ये हमारा एक स्फेयर है। ठीक है, ये हमारा स्फेयर है जिसको मोशन में हमने रोटेशनल मोशन में सेट करा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ओमेगा इस डायरेक्शन में दे रखा है जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा कि v/r है। ठीक है, और इसकी एक लीनियर वेलोसिटी है v। तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे क्या होएगा, हमारा ओमेगा आर भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, ओमेगा आर भी इसी डायरेक्शन में है और वी भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये प्लस हो जाएंगे, है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये आगे जाके किसी ना किसी पॉइंट पे ये स्टॉप करेंगे, मतलब जो रोटेट करना स्टॉप करेगा। तो वो केस अगर मैं बनाऊँ तो उस केस में देखो ये हमारा स्फेयर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसके पास सिर्फ एक लीनियर वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, कब, जब इसका ओमेगा 0 हो जाएगा, जब ये रोटेट करना छोड़ देगा। ठीक है, जब ये रोटेट करना छोड़ देगा तब इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी होगी, उसको मैं वी डैश बोल देता हूँ। यहाँ पे ओमेगा 0 हो जाएगा, रोटेट करना छोड़ दिया है। तो ये हमारा इनिशियल केस है और ये हमारा फाइनल केस है। तो इस यहाँ पे जब इनिशियली उसके पास दो मोमेंटम थे, एक तो लीनियर मोमेंटम था और एक रोटेशनल मोमेंटम था, पर यहाँ पे उसके पास सिर्फ लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि कंजर्व मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, यानी कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमारा सेम रहेगा, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखूँ तो वो क्या होगा मेरा, mvr -2/5 mr² ओमेगा। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, हमारा फाइनल के इक्वल। फाइनल हमारा क्या है, mv'r। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा m कट रहे हैं और r भी कट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, v -2/5 ओमेगा हमारा क्या था, v/r। यहाँ पे v/r ही लिख लेते हैं ओमेगा की जगह।
क्योंकि यहाँ पे कट भी जाएगा ना, और फिर यहाँ पे एक आर बचा है तो वो भी कट गया यहाँ से, तो ये v बाय, तो v ही बचा, ठीक है। हाँ, तो v माइनस 2/5 v इक्वल्स टू v डैश, तो यहाँ से हमारा v डैश कितना आ गया 3/5 v, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लीनियर वेलोसिटी फॉर ए पार्ट, ये हमने क्या करा सॉल्व, ये हमने ए पार्ट सॉल्व करा, ठीक है। अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोल रहा है कि स्लाइडिंग क्या होती है, क्योंकि उस केस में तो हमारे पास स्लाइडिंग रहेगी। इस केस अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हेन स्लीपिंग फाइनली सीजेस एंड प्योर रोलिंग स्टार्ट। देखो कुछ देर बाद बी पार्ट कर रहे हैं, कुछ देर बाद वहाँ पे तो ओमेगा उसका रुक चुका है ना, वहाँ पे उसका ओमेगा रुक चुका है, पर कुछ देर बाद उसके पास अभी लीनियर वेलोसिटी तो है, कुछ देर बाद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा ले करेगा, अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। उस टाइम पे ओमेगा डैश बोल देता हूँ, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है, ठीक है। और उस वक्त जो इसकी फाइनल लीनियर वेलोसिटी होगी तो उसे मैं वी एफ बोल देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो वी एफ अब इसके पास वी एफ इस डायरेक्शन में है और ओमेगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देखो अगर मैं वी एफ बनाऊँ तो वी एफ इधर होएगा और हमारा ओमेगा आर इधर होएगा, ओमेगा डैश आर इधर होएगा। तो ये देखो ये केस कब होता है, जब हमारा प्योर रोलिंग का होता है, और प्योर रोलिंग में हमें पता है कि हमारा वी एफ इक्वल्स टू ओमेगा डैश आर भी होगा, है ना। अब हमें ये हमें पता लग गया कि वी एफ इक्वल्स टू ओमेगा डैश आर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं मोमेंटम कंजर्व करके निकाल सकता हूँ। तो मेरा इनिशियल एम वी डैश आर था, ठीक है, इनिशियल एम वी डैश आर था, वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि फाइनल हमारा एम वी एफ आर प्लस आई ओमेगा डैश होएगा, ठीक है। उसके पास दोनों मोमेंटम है, तो रोटेशनल भी और लीनियर मोमेंटम भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसके साथ क्या होएगा, आई की वैल्यू डालनी पड़ेगी हमें पहले, तो एम वी डैश आर इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा हमारा एम वी एफ आर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर वी एफ अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या क्या कटेगा, एम 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 आर आर, एक आर, और ये यहाँ से एक आर, ठीक है। तो ये हमारा वी डैश इक्वल्स टू वी एफ प्लस 2/5 वी एफ बचा, ठीक है। तो इसके बाद बस हमारा सॉल्व करना ही से बस, इसके बाद तो वी डैश आएगी हमारा, सॉरी वी एफ आई गया, तो वी डैश हमारा 7 वी एफ बाय 5 होगा। तो यहाँ से वी डैश हमने ऊपर निकाला था, कितना था वो हमारा, वो था हमारा 3/5 वी इक्वल्स टू 7 वी एफ अपॉन 5, तो यहाँ 5 से 5 कट गया, तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी आया यानी कि वी एफ वो किसके इक्वल आया 3/7 वी के। तो ये हो गया जब वो प्योर रोलिंग के टाइम पे लीनियर मोमेंटम जो उसकी थी, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।